हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में फ्रेंड्स कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो ये नई पुस्तक आई हुई है 2022 वाली, फ्रेंड्स इसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोगों ने आधुनिक भारत की इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार के भूगोल और फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी जीव विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। टोटल 118 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डार्विन। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसको भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जानिए ये जो इंसुलिन है यह कहाँ से स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है यह अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, या फिर प्रश्न में पूछा जाता है कभी कभी इंसुलिन क्या है, तो एक प्रोटीन भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। और देखिए यह हार्मोन जो है ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, यानी कि ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका यह निभाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। यह जो है इंसुलिन, यह कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है। अच्छा, एंटीबायोटिक के खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें से पूछा गया है कि एंटीबायोटिक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो एंटीबायोटिक है वो आपका यहाँ पर देखिए पेनिसिलिन दिया गया है और यहाँ पर देखिए सल्फर डायजिन दिया गया है। क्लियर। एंटीबायोटिक का उपयोग जो है बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। तो यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ प्रश्न देखिएगा मुख्यतः पूछा गया है। तो इसमें से मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादातर चावल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो अगर हम बात करें कि चावल कार्बोहाइड्रेट का जो है मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न देखो, वैसे कार्बोहाइड्रेट इन सभी में पाया जाता है लेकिन चावल जो है इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है। तो देखिए कीट संवर्धन जो है यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मछलियों के अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में ICHTHYOLOGY इक्थियोलॉजी कहा जाता है इसको। ठीक है, अध्ययन यहाँ पर शब्द दिया गया है। वहीं अगर मत्स्य पालन पूछा जाता तो ये पीसी कल्चर हो जाता। ठीक है, मछली पालन का जो अध्ययन है वो पीसी कल्चर कहलाता है। क्लियर। और देखिए यहाँ मछलियों का अध्ययन जो है ये इक्थियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान जूलॉजी होता है, आपको पता भी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है ये किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुवांशिकता और विचरण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी कि ट्रू फ्रूट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल,
आधुनिक भारत का कंप्लीट इतिहास जो है 2 पार्ट में हमने कवर किया है। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स टॉप 100 जो 2021 और 2022 के बिहार करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको हमने कवर किया है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रेंड्स देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो ट्रू फ्रूट नहीं है वो आपका सेब हो जाएगा। सेब और कटहल, ध्यान रखेंगे, कटहल जो है यह भी ट्रू फ्रूट नहीं है, यानी कि एक सच्चा फल नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जब फल के निर्माण में जो फ्रूट्स होता है उनके निर्माण में ओवरी यानी कि अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल यानी कि फॉल्स फल कहा जाता है। जैसे कि फॉल्स फल मैंने बताया सेब है। उसके बाद अगर बात करें तो नाशपाती भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो होता है यह शुष्क पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए ये प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी फूल की कली। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शुष्क पुष्पकली यानी फूल की कली हो जाएगा। उसके बाद देखिए अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि देखिए ये 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ये भी यहाँ पर देखिए पिछला प्रश्न जो हम लोगों ने कवर किया था कि लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि तो देखिए क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें नोड और नोड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पादप कली है, पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे यह एक भ्रूणीय टहनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं फ्रेंड्स उनको कहा जाता है हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीरोफाइट कहा जाता है रेगिस्तान या शुष्क परिस्थितियों में उगने वाले जो पौधे हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद हाइड्रोफाइट पानी में जो पौधे उगते हैं। और यहाँ पर देखिएगा सकुलेंट, तो सकुलेंट पौधे भी ये मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ अगर हम बात करें कि शुष्क स्थिति बनी रहती है, पानी की कमी होती है, वहाँ पर उगते हैं सकुलेंट भी, ठीक है। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ईईजी यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा ईईजी, एक होता है ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो देखिए ईसी जो संबंधित होता है यह आपका होता है किससे, ईसीजी होता है फ्रेंड्स किससे, तो यह हृदय से होता है। और यहाँ पर देखिएगा ये ईईजी जो है यह हो जाएगा आपका मस्तिष्क से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्तिष्क। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो यह जो विकिरण है यह है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो फ्रेंड्स उत्परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत, देखिए अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इनका जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है यह आधारित है लैंगिक जनन पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डीएनए की खोज किसने की, इस प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज जो है फ्रेंड्स किया था फ्रेडरिक मिस्सर ने, ठीक है, 1869 में फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था। और फ्रेंड्स आगे जब आप जाएंगे तो इसका जो फ्रेंड्स अगर हम बात करें डीएनए का, तो डीएनए का जो फ्रेंड्स अगर हम आणविक संरचना की बात करते हैं तो आणविक संरचना जो दिया था वो दिया था किसने, तो वाटसन और क्रिक ने। लेकिन यहाँ खोज पूछा गया है तो खोज मैंने बताया था आपको किस कौन किया था, तो फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण करने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो बताइए इसमें से उत्तरदायी जो है वो कौन सा है, तो ये डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो फ्रेंड्स ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, आपको पता है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में।
कहाँ पर, लीवर में जमा होता है, तो ये ग्लाइकोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट है आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिए मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी ही होता है। आपको पता है कि जल की मात्रा लगभग 2/3 होती है मानव शरीर में, तो ये 70% हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो ये सब फ्रेंड्स आपको पता है, यहाँ पर मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा, ठीक है। तो विटामिन के हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। क्लियर। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, इसको रेटिनॉल कहा जाता है। जीरोप्लेथेमिया भी होता है इसकी कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्लियर। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये एंटीडोट के रूप में जो है विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। रक्त के थक्का बनाने में भी यह सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन D2 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन D2 को कहा जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यह होता है लीवर में। कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो ये लीवर हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ प्रश्न में नहीं पूछा गया। अब देखिए रेटिनॉल, जीरोप्लेथेमिया मैंने बताया था, या फिर रतौंधी, तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, टोकोफेरॉल। देखिए टोकोफेरॉल का अगर हम बात करें, ये तो विटामिन ए हो गया रेटिनॉल। टोकोफेरॉल जो है ये कौन से विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। और टोकोफेरॉल की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जो जनन क्षमता है उनमें कमी आती है। यहाँ बेरी गलत दिया गया है। बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी कि यह थायमिन की कमी से होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ये वाला गलत दे दिया गया, तो आपसे गलत ही तो पूछा गया है कि सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहा जाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है, रक्त अल्पता। उसके बाद देखिए अर्गो कैल्सीफेरॉल, अभी हमने पढ़ा था कि ये विटामिन D2 है, अर्गो कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में, और फ्रेंड्स वयस्कों में होता है कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया। क्लियर, तो ये सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जो संतरा है, संतरा में तो विटामिन सी पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप, लेकिन थोड़ी मात्रा में इसमें विटामिन B1 भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो सही हो गया अब, क्योंकि इसमें पाया जाता है। विटामिन डी कॉर्ड यकृत तेल में पाया जाता है, ये भी सही हो गया। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ए, ये भी सही है। और जो अल्फा है विटामिन के, ये भी सही है। तो देखिए लगभग सभी सही है। यहाँ पर आपको डाउट था, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि विटामिन B1 भी संतरा में पाया जाता है। तो ये सभी के सभी जो है सही है, कोई भी गलत सुमेलित नहीं है इसमें से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्लियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन कौन सा है, तो साइनोकोबालामिन है, यानी कि विटामिन B12 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। रक्त का कुल परिमाप जो होता है वो आपका कितना होता है, तो ये 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे, मनुष्य के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो रक्त दाब, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये मापा जाता है किससे, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वृक्क यानी कि किडनी के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किडनी की अगर हम कार्यात्मक इकाई की बात करें, इसका जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है, ये ध्यान रखेंगे, क्या है, नेफ्रॉन होता है। क्लियर। और इसमें पूछा गया है कि औसत रक्त प्रवाह होता है, तो औसत जो हो जाएगा ये 1200 सीसी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, एक प्रोटीन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्रावित होता है कहाँ से, तो फ्रेंड्स ये पैनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से स्रावित होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है
तो इसमें से हार्मोन इंसुलिन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महिला सेक्स हार्मोन, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें से महिला सेक्स हार्मोन पूछा गया, न कि पुरुष सेक्स हार्मोन। तो बहुत लोग कहेंगे कि ऑक्सीटॉक्सिन महिला सेक्स हार्मोन है, बिल्कुल है, लेकिन जितनी मात्रा में ऑक्सीटॉक्सिन स्त्रियों से स्रावित होता है उतनी ही मात्रा में यह पुरुषों में भी स्रावित होता है। ऑक्सीटॉक्सिन को लव हार्मोन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो ये पुरुष से भी स्रावित होता है और महिला से भी स्रावित होता है, और प्रश्न में केवल महिला सेक्स हार्मोन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इसमें से एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। डाउट क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद एंड्रोजन जो है ये पुरुष हार्मोन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये ऑक्सीटॉक्सिन है, क्लियर, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो अभी जो दूध का व्यापार करते हैं बहुत लोग जो है ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि गाय भैंस से अधिक दूध प्राप्त कर सके, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये स्रावित कहाँ होता है? तो ये फ्रेंड्स ये स्रावित होता है ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस से यह स्रावित होता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो मिली होती है यह मिली होती है किसमें? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है जिसको ग्वाइटर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है और यहीं पर जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उप उत्पाद जो है इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। अगला प्रश्न हमारा कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, कहाँ पर? तो ये फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस होता है। तो पावर हाउस जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राइबोसोम जो है ये कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री है। लाइसोसोम जो होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका का क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है यह मिलता है बीज में, ठीक है। अंकुरन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये बीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। फ्रेंड्स मैंने आपको एंटीबायोटिक के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक जो है इसमें से प्रतिजैविक जो है ये सल्फागुआनिन है और क्लोरैम्फेनॉल है, ठीक है। तो बी भी है और सी भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये जो बीमारी होती है टाइफाइड और कॉलरा यह फ्रेंड्स होता है जल से, ठीक है, दूषित जल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जल जनित रोग हैं ये, जल जन्य रोग। अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका कौन सा अंग? लीवर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है? लीवर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लीवर जो है एक मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन यानी कि अल्फा टॉक्सिन्स द्वारा प्रभावित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? अब यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट जो होता है फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है लिम्फोसाइट्स का अस्थि मज्जा में होता है और फ्रेंड्स स्प्लीन में भी होता है, ठीक है, स्प्लीन में भी होता है जिसको कि प्लीहा कहा जाता है और तिल्ली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोनों में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिएगा कि ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन जो है यह संबंधित है किससे? तो कैंसर से, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्क रोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रक्त कैंसर जिसको कि ल्यूकेमिया कहा जाता है कि रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसमें से हम बात करें ल्यूकेमिया में तो P32 का, ठीक है, फास्फोरस 32 का भी इस्तेमाल किया जाता है और कोबाल्ट 60 का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट 60 भी दिया गया है और P32 भी दिया गया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है?
तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आयनीय विकिरण। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आयनीय विकिरण। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आयनीय विकिरण से कभी कभी कैंसर भी हो जाता है और कैंसर के उपचार में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्लियर, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान जो है यह हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। राइट आंसर इसका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण जो होता है यह होता है ब्लीडिंग से, ब्लेंडिंग यानी कि जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के सफलिंग से। तो ऑप्शन तीनों जो है ये सही दिया गया, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था कि डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिस्सर ने। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा अंतः पात्र में बनाया था किसने, तो आर्थर कोनबर्ग ने। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए ये नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था पार्किंसन की बीमारी के लिए, देखिए पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किनको दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था कार्लसन को। यहाँ पर देखिएगा आर्विड कार्लसन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए इनको 2000 में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुमेह दिवस जिसको कहा जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, 14 नवंबर के दिन। अच्छा, 14 सितंबर के दिन भी एक इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, ज़रा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे अगर आपको याद हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वह छोटा जीव जो है ये माइकोप्लाज्म है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। कोई भी एंजाइम जो है ये वायरस में नहीं होता है, वायरस की कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम, यहाँ पर देखिएगा आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो फ्रेंड्स ये HIV, ठीक है, ये HIV के लिए इसकी शुरुआत की गई थी सन 2003 में, सन 2003 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और फ्रेंड्स इसको किया था किसने, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, और क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज किया था किसने, लीवेनहॉक ने। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा लीवेनहॉक दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इवानोस्की जो है इन्होंने वायरस की खोज किया था, इवानोस्की। अगला प्रश्न है हमारा कि कणीय तत्व क्या है। कणीय तत्व जो है यह एक वायु प्रदूषक है। ठीक है, कणीय तत्व यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, ये वायु प्रदूषक है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो वेस्कुलर पौधे हैं, संवहनी पौधे हैं, उनमें पानी ऊपर किससे जाता है। तो फ्रेंड्स पानी जो जाता है ये जाइलम टिश्यू से जाता है, और फ्लोएम टिश्यू से भोजन होता है। उसके बाद देखिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है आपका 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। फ़ारेनहाइट अगर पूछेगा तो फ़ारेनहाइट 98.6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जिसको कहा जाता है, रक्तदाता रक्त ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप होता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप AB जो है ये सर्वग्राहिता है, यानी कि यह रेसिपीटर है, यूनिवर्सल। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, जरा आप बताइए ब्लड ग्रुप का खोज। तो देखिए कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है किससे, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर देखिएगा ओरोलॉजी जो है फ्रेंड्स, ओरोलॉजी इसके अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन होता है। और ये जो सेरोलॉजी है इसके अंतर्गत जो है रुधिर का जो सीरम होता है इसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर, चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो कशेरुक रज्जु से जो है कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। उसके बाद और 12 दांत जो हैं केवल 1 बार पैदा होते हैं। ठीक है, 32 होते हैं जिसमें से 20 2 बार और 12 1 बार। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। अब जरा आप यहाँ ध्यान से सुनेंगे। खोपड़ी अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, इसको स्कल कहा जाता है। क्लियर, इसको क्या कहा जाता है, स्कल कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, एक होता है सिर। सिर में कितनी हड्डी पाई जाती है, ये भी आपने प्रश्न पढ़ा होगा। और खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है, ये 2 तरह के प्रश्न हैं। देखिए सिर में जो होता है ना, पूरा अगर हम सिर की बात करें तो इसमें 29 हड्डी होती है। सिर में कितनी हड्डी होती है, टोटल 29 हड्डी होती है। और स्कल की बात करें खोपड़ी की, तो खोपड़ी में होती है कितनी, 22 हड्डी। 22 हड्डी क्यों होती है, तो देखिए सिर में से जो खोपड़ी में है ना, सिर में 29 होती है, खोपड़ी यानी कि स्कल में 22 होती है। ये जो 29 हड्डी है ना सिर में, इसमें से देखिए कान की हड्डी को खोपड़ी में नहीं जोड़ा जाता है। एक कान में 3 हड्डी होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपस, और दूसरी कान में भी 3 हड्डी होता है। तो टोटल 6 हड्डी हो गया। 6 हड्डी को इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 23 हड्डी। और एक हार्ड बोन होता है, हार्ड बोन होता है जो कि गला में होता है, वो भी जो है खोपड़ी में नहीं गिना जाता है। एक उसको भी माइनस कर दीजिएगा तो 22 हड्डी होता है। तो ध्यान रखेंगे, खोपड़ी में 22 हड्डी और सिर पूछेगा तो 29 हड्डी, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी इसमें से है, तो पैर की हड्डी जो होती है खोखली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और पैर में कितनी हड्डी पाई जाती हैं बताइए, तो 60 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो देखिए यहाँ पर 20 वर्ष पूछ दिया गया, तो 20 वर्ष यानी कि एक वयस्क आदमी हो गया, तो 206 हड्डी पाई जाती है। तो 206 नहीं दिएगा ऑप्शन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सामने वाला चपटे दांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ जो है ये कौन सा है, तो ये एंजाइम है, जो कि प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की में जरूरी होता है, यह विटामिन सी है। विटामिन सी जो है ये नींबू में, संतरा में, इन सब में पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत होता है, तो दूध जो होता है फ्रेंड्स यह विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा इल्यूनिन, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, इल्यूनिन प्राप्त होता है। तो इल्यूनिन जो है यह एक पॉलीसैकेराइड है जो कि डहेलिया के जड़ से पाया जाता है। तो डहेलिया की जड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला, मैंने कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है बताइए, तो कोशिका में 80% से अधिक जो है क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो यहाँ वाटर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक खोज से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ जो है 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव जो है 2.5 अरब वर्ष पहले माना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, निषेचन की क्रिया जो है ये होती है अंडवाहिनी में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है ये है क्रो-मैग्नन मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रो-मैग्नन आधुनिक मनुष्य से मिलता जुलता है, इसलिए इसको आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो विकास का मुख्य कारक जो है वो आपका हो जाएगा प्राकृतिक वरण। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक वरण। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो देखिए लाइकेन जो होता है यह वायु प्रदूषक का सूचक होता है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। और फ्रेंड्स इसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, सेम प्रश्न है, रिपीट हो गया, 81 नंबर, यहाँ भी देखिए 81 नंबर, तो म्यूचुअलिज्म हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि विकास का कारण क्या है, तो विकास का कारण जो है ये है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो देखिए ये गैस जो है एसिटिलीन भी है और ये जो एथिलीन जो है, एथिलीन जो है ये प्राकृतिक हार्मोन कह सकते हैं। ये पौधों के फल जो होते हैं उनको पकाने में सहायक हार्मोन है एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होता है और इसका भी इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोनों का। माँ पौधे की भांति पौधे मिलता है, तो फ्रेंड्स ये बीज से भी हो जाता है और तना काट से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनमें से दोनों से। उसके बाद देखिए जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि मर जाती हैं कि वो सांस नहीं ले पाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहा जाता है, तो उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है, यानी कि उसको हैबिटेट कहा जाता है। तो राइट आंसर आवास हो जाएगा, हैबिटेट। उसके बाद देखिए मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा कि एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो एक दूसरे को उसमें लिखा गया है कि नृत्य से यानी कि नर्तन से पहचानते हैं, और कहीं कहीं एक दूसरे को पहचानते हैं लिखा गया है गंध से। अब देखिए जहाँ गंध से पहचानते हैं एक दूसरे को, वहाँ लिखा गया है कि भोजन की दिशा को वो नृत्य के माध्यम से पहचानती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा गंध से पहचानते हैं, और भोजन का जो स्रोत है उसकी जो दिशा है उसको नृत्य के माध्यम से पहचानते हैं। एक बार आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया इसको डायलिसिस कहा जाता है, ये सब आपको पता है, डायलिसिस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो मधुमेह जो होता है यह इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन का मुख्य कार्य जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है, और इसी की कमी से रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं होता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स जो होता है वायरस के कारण होता है, HIV वायरस इसका नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको कहा जाता है, तो यह आपका हो जाएगा वायरस। उसके बाद देखिएगा कि एड्स किसके कारण होता है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 2018 में पूछा गया, ये 2016 में पूछा गया है, तो ये वायरस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो ये एड्स है। HIV का मैंने फुल फॉर्म बताया था अभी कि क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि, तो इसका कारण क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो कारण है वो है कि इनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलता है। देखिए एस्पिरिन जो होता है ना, एस्पिरिन यह एक क्या है, एंटीपायरेटिक है, और इसका जो उपचार होता है, ये उपचार में किया जाता है, वो किया जाता है आपका जो एस्पिरिन जो होता है एंटीपायरेटिक जो है वो आपका बुखार में, दर्द में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है एक पेड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, और इस पेड़ का नाम है विलो की पेड़ की छाल से यह प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो देखिए गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उपयोग किया जाता है जो कि यूरिया में मिलता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा, बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपको पता है इसका आंसर, मैं जानता हूँ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो कौन सा है, तो ये वृक्ष सिकोया है, सिकोआ याद रखेंगे। एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन अभी मैंने आपको बताया था कि एस्पिरिन जो है यह विलो की छाल से प्राप्त किया जाता है, और एस्पिरिन जो है यह एक एंटीपायरेटिक है, तो राइट आंसर एंटीपायरेटिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। अब अधिकतम यहाँ शब्द लगाया गया, प्रोटीन तो वैसे सब में पाया जाता है लेकिन अधिकतम सोयाबीन में पाया जाता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है,
तो ये किसके लिए किया जाता है, तो ये गन्ना हो जाएगा। ठीक है, गन्ना हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। सबसे बड़ा, अभी हमने पढ़ा था सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिक्वोया है, और यहाँ पुष्प पूछा गया है कि जो कि रैफेलसिया हो जाएगा। ठीक है, रैफेलसिया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इनको जो है 1968 में, ध्यान रखेंगे 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनको जो है दिया गया था किसके लिए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जीन संश्लेषण के लिए। तो राइट आंसर इसका जीन संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली एक हास्य गैस कौन सी है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आर्कियोपेट्रिक्स क्या है। तो आर्कियोपेट्रिक्स जो है वह जो है एक जुरासिक काल का सर्वपुरातन पक्षी है। तो यहाँ पर देखिए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो होते हैं ये स्तनी वर्ग में इनको रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इस रोग की पहचान करें। यह रोग जो है यह टीबी है, क्षय रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। सबसे मीठी चीनी जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये फ्रुक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है। तो शर्कराओं में सबसे मीठी जो है ये आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा है कड़वाहट के लिए जीव का जो है मानव जीव का संवेदनशील जो क्षेत्र है वो हिस्सा है वो कौन सा है। तो कड़वाहट जो होता है, ध्यान से सुनिए, मानव जीव के अग्र छोर जो होता है वो मीठे, जो पिछला भाग होता है वो कड़वा, और जो पार्श्व यानी कि किनारे जो है खट्टा, और अग्र छोर जो है वो जो होता है नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछले भाग। ठीक है, मटर पौधा है, तो मटर जो है एक शाकीय पौधा है, तो ये शाक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। तो उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है, प्रचुर मात्रा लगाया गया है, तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो यह हार्मोन जो है यह है TSH। TSH यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, ध्यान रखेंगे इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो फ्रेंड्स ये जो कमी होती है यह आयोडीन की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं। तो हम कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स टोटल 118 प्रश्न मैंने बताया था कि टोटल 118 प्रश्न है, मैंने आपको कवर करा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।